गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपका प्रैक्टिस चल रहा होगा। आज जो है हम लोग जो डिटर्मिनेंट की सीरीज़ कर रहे थे बीसीए के बच्चों के लिए, उसका एक नया टॉपिक कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर्स के अंदर में हम लोगों ने क्या कवर किया था, क्रैमर रूल्स को कवर किया था, जिसके अंदर में हम लोगों ने क्रैमर रूल सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्व किया था। आज जो है हम लोग क्या सॉल्व करेंगे कि कोई भी अगर आपकी 3 ऑर्डर की जो है लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर में 3 वेरिएबल्स हैं, अगर उस तरीके का कोई इक्वेशन आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे और उस पर रिलेटेड में कुछ हम लोग जो है उस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर में लगभग 20 नंबर का एक क्वेश्चन आपको अक्सर आएगा ही आएगा, ये श्योरिटी है। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत आसान है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अल्टीमेटली आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, जैसे मैं आपको स्टेप बता दूंगा, आपको ट्रिक, ताकि वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का जो है टॉपिक क्या है, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, ओके। क्रैमर्स रूल हम लोग जो है लास्ट लेक्चर्स के हमने अंदर में हम लोगों ने क्या कवर कर लिया था, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए। आज जो है हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए कवर करेंगे। तो जैसे हमारे पास मान लेते हैं, लेट्स सी कि जो है हमारे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस जो है आपका c1z, ओके, इक्वल टू d1, ओके, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, ओके, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू आपका d3। ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, ये हमारी तीसरी इक्वेशन है। क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन दी हुई होंगी। जब भी हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो हम 3 ऑर्डर की, ये क्या है 3 ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर equation, okay, this is the third order equation of with 3 variables, okay, we have 3 variables x, y and z, okay। तो जब भी इस तरीके का क्या कहते हैं कोई आपके पास में इक्वेशन आती है तो हम उसको क्रैमर रूल के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग सीखने वाले हैं अभी। ठीक है, तो जैसे आपको एक इस तरीके का इक्वेशन दिया हुआ है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको कोफिशिएंट निकालना है किसका, इस पूरे लीनियर इक्वेशन का। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ए बोलते हैं, ओके। ए इक्वल टू, हमको क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट लेक्चर में जैसे हमने 2 ऑर्डर के लिए सॉल्व किया था तो उसमें क्या कर रहे थे, 2 वेरिएबल थे तो हमने 2 कॉलम बनाए थे। यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, तो हमें 3 कॉलम बना लेना है। जो पहला कॉलम है एक्स, दूसरा कॉलम है वाई, तीसरा कॉलम है जेड, ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद में हमको क्या करना है, जो एक्स तीनों इक्वेशन में एक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक्स का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a1 से, एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a2 से, एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a3 से। आपको जो है तीनों मल्टीप्लिकेशन कॉलम ऑर्डर में लिख लेना है, a1 a2 एंड a3। ठीक है, सिमिलरली आपको y के लिए क्या करना है, y का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, b1। इस सेकेंड इक्वेशन में y का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज b2। इन थर्ड इक्वेशन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ y इज b3। तो आपको y के कॉलम के अंदर में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स को लिख लेना है सिमिलरली, ओके, b2 एंड b3। सिमिलरली z का क्या है, c1 c2 c3। क्लियर है, c1 c2 c3 ये हमारे क्या हो गए, कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर इक्वेशन गिवन a1x b प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। क्लियर, ये इक्वेशन है। अब हमको क्या करना है, एक जो है हमको क्या निकालना है, वेरिएबल ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसको हम बोलते हैं x। अब यहाँ पे वेरिएबल ऑफ डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या होता है, कितने हमारे पास कितने वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में, अगर हम बात करें 1 2 3 एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं।
ठीक है, क्योंकि 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन ये है, 3 ऑर्डर इक्वेशन है। तो आपको क्या है, तीनों वेरिएबल्स को 3 कॉलम में 3 रो में लिख लेना है। ओके, ये हमारा क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ओके, तीसरा जो एक पॉइंट है इसमें हमको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, कांस्टेंट ऑफ डिटर्मिनेंट जिसको हम बोलते हैं बी इक्वल टू, आपको कॉलम के अंदर में फिर से वही कांस्टेंट क्या होता है, इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू लिखी होती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे पहली इक्वेशन का कांस्टेंट क्या है, D1, दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट क्या है, D2, सिमिलरली तीसरी इक्वेशन का जो कांस्टेंट है वो D3 है। तो आपको तीनों कांस्टेंट को लिख लेना है रो वाइज, D1, D2 एंड D3। तो ये हो गया कांस्टेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, B से। ओके, अब हम लोग जो है एक फार्मूला लिखते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं dx इज डिटर्मिनेंट ऑफ x। डिटर्मिनेंट ऑफ x कैसे निकलेगा, अब आपको यहाँ पे एक ट्रिक ध्यान रखनी है। तो आपको जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट था, जितने ऑर्डर का उतने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट यहाँ पे बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, dx निकाल रहे हैं जो कि है डिटर्मिनेंट ऑफ x। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ x को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट क्या है, D1, D2, D3। ओके, और हम लोग क्या निकालने वाले हैं, x निकालने वाले हैं अभी। तो क्या होगा, जो भी x का कॉलम है उसको आपको किससे रिप्लेस कर देना है, कांस्टेंट से। कांस्टेंट कौन सा था हमारा, ये D1, D2, D3। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, हमारा इस वाले से, x वाले से। बाकी जो 2 वैल्यू हैं उसको ऐसे रखना है। सिमिलरली जब आप y निकालोगे तो y के लिए y से जो है कांस्टेंट रिप्लेस हो जाएगा, A1 x और y, x और z वैसे रहेंगे। जब आप z की वैल्यू निकालोगे तो z की वैल्यू के लिए z का जो है कॉलम रिप्लेस हो जाएगा किससे, कांस्टेंट से, x और y वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग x निकालते हैं। तो x निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, dx निकालना है। तो dx निकालने के लिए हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, ये x है, ये y, ये z। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, D1, D2 एंड D3। बाकी आपका जो है B1, B2, B3, C1, C2, C3 सेम रहेगा। ओके, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये हो गया हमारा dx। अब हम इसको जो है आसानी से एक्सपेंड कर लेंगे और इसकी कुछ वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, सिमिलरली हमारे पास क्या है, dy। ओके, जो क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ y। इसको कैसे निकालेंगे, सिमिलर सेम फार्मूला, आपको y से रिप्लेस करना है किसको, कांस्टेंट को। और बाकी जो x होगा, x पुराना वाला ही होगा जो कि डिटर्मिनेंट का होगा, कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट का जो पार्ट होगा। तो x का कॉलम कौन सा है, A1, A2, A3। ओके, A1, A2 एंड A3। और y निकाल रहे हैं तो y को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, कांस्टेंट से। कांस्टेंट कौन से हैं, D1, D2 एंड D3। सिमिलरली आपका जो है ये वाला z का भी सेम वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, dy। अब हम लोग dz निकालते हैं। तो हम लोग dz निकालते हैं। dz क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ z। डिटर्मिनेंट ऑफ dz निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, z का जो कॉलम था, तीसरा कॉलम, उसको किससे रिप्लेस करेंगे, कांस्टेंट से। बाकी आप जो है बाकी सब वैसे ही रहेगा, A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड ये है D1, D2, D3। ये हो गया हमारा dz। ओके, तो हमने क्या निकाल लिया, हमने कोफिशिएंट निकाला, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ओके, इसको हम जो है बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ये हमारा ये डिटर्मिनेंट है। ओके, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया डिटर्मिनेंट। और हमने क्या निकाला, dx निकाल दिया, dx निकाला, dy निकाला हमने, और सिमिलरली dz निकाला। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास x, y, z की वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू ऑफ x, y, z क्या होगा, x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है dx अपॉन डिटर्मिनेंट। y निकालने के लिए फार्मूला क्या है, dy अपॉन डिटर्मिनेंट। सिमिलरली
जेड का फार्मूला, जेड की वैल्यू निकालने की क्या है, डी जेड अपॉन डिटर्मिनेंट। ओके, अब जो है डी जेड की वैल्यू यहाँ इसको एक्सपेंड करके आपको मिल जाएगी। ओके, और डी वाई की वैल्यू इसको एक्सपेंड करके मिल जाएगी, डी एक्स की वैल्यू इसको एक्सपेंड करके मिल जाएगी। ओके, और उसके बाद में आपको जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है इसको एक्सपेंड करके मिल चुका होगा। ओके, अब बस यहाँ पे एक ट्रिक का ध्यान रखना है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तभी आपको जो है सोल्यूशन जो है एक्स वाई जेड के सोल्यूशन मिलेंगे, अदरवाइज उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। अगर 0 आ जाएगा दैट मीन्स आपको एक्स वाई जेड का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये हो गया तरीका। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा, हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालना सीखा विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। ये तो हमने सिस्टमेटिक फार्मूला समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग जो है एक एग्जांपल करके देखते हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। इसके बाद में आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, कोई भी हम लोग ले लेते हैं 3 ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1। ओके, 3x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 4 लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये पहले इक्वेशन हो गई, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन। नाउ अब हम लोग को क्रैमर रूल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे या फिर जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। ओके, इसको थोड़ा और साफ सुथरा लिख देते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ये क्या है बेसिकली, कोएफिशिएंट, जिसको हम बोलते हैं क्या, कोएफिशिएंट का फार्मूला क्या था, सीधा जो ये अगर x मानो इसको, ये y ये z, तो x के अंदर में x का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, y में y का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, z का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो x का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, पहली इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और सेकेंड इक्वेशन में x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आप देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और थर्ड इक्वेशन में x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3। सिमिलरली y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से। सेकेंड इक्वेशन में y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 से। ओके, z किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से। और तीसरे इक्वेशन में, सॉरी z के लिए पहला इक्वेशन में z की वैल्यू क्या है, इसकी ओके, यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में भी 1 है, तीसरे इक्वेशन में -2 है। ओके, ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इसको एक्सपेंड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई, पहले रो के रिस्पेक्ट में हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड करने का तरीका ऑलरेडी बताया है, इस रो को छोड़ देना है, इस कॉलम को छोड़ देना है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस। ओके, तो 2 और -1 कितना हो गया, 1। ओके, हम लोग पूरा नहीं लिख रहे हैं, मैं सीधा आपको शॉर्टकट में लिख के बता रहा हूँ। उसके बाद में किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 और 2 जा -4 है। ओके, और -3 कितना हो गया, 4 और -3 कितना हो गया, 7, -7। ओके, प्लस 1 आपको जैसे इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 और 3 5 हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 1 8 और 5 कितना हो गया, 8 5 13। ये हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 13। यहाँ पे हमें अभी काम आएगा, इसको ध्यान रखना है। ओके, अब उसके सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या है, dx निकालना। तो dx निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ओके, सेकंड dx निकालने के लिए अब यहाँ पे आप देखो, सॉरी एक चीज़ और हम लोग लिख लेते हैं, कांस्टेंट b इक्वल टू क्या है, इक्वल टू के बाहर बाद में क्या है, 2 1 4, दोनों इक्वेशन में 2 - 1 4, तो 2 - 1 4। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग dx निकालने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो dx निकालने के लिए हमको क्या करना होता था, x y z लिख देते हैं अगर, तो x कॉलम को किससे रिप्लेस कर देना था, कांस्टेंट से। कांस्टेंट क्या है, 2 - 1 4। ओके, तो 2 - 1 4 हो गया। ओके, y और z को आपको ऐसे ही रखना है। तो y की वैल्यू क्या है, 1 - 1 1 1 - 1 1 इधर क्या है आपका z, यहाँ पे क्या है 1 1 - 2। ओके, 1 1
-2, ये हो गया dx। इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई पहले रो के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -1 2 एक 2 -1 कितना हो गया 1, ओके। -1 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, जब इस कॉलम को छोड़ देंगे, इसको रो को छोड़ देंगे, कितना है -+2 और -4 कितना हो गया -2, ओके। और इधर क्या हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया, माइनस इधर -1 हो गया, और फिर माइनस इधर प्लस, -1 + 4 = +3। यहाँ पे क्या आ गया 2 + 2 + 3, आपका 2 + 2 से कितना हो गया 7, ओके। 3 + 2 + 5 7 हो गया। सिमिलरली dx। अब dy की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो dy निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, y को रिप्लेस कर देते हैं किससे, कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 2 -1 4, और z की वैल्यू क्या है 1 1 -2 x -2, ओके। और x की वैल्यू क्या थी 1 2 3 1 2 3। फिर से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम लोग। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई किससे होगा, 2 हो गया -4, 2 -4 कितना हो गया आपका -2 आ गया, ओके। -2 मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया -2 2 2 जा 4 -4, और -3 कितना हो गया -7, ओके। 2 4 और 3 7 हो गया, ठीक है। प्लस आपका कितना हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 दूनी 8, ओके, 4 दूनी 8, और इधर से कितना हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3, 8 3 11, ये कितना हो गया -2 माइनस प्लस प्लस 14 + 11, ओके। ये हो गया 12, और 12 11 कितना हुआ 23। ये कितना आ गया हमारा dy की वैल्यू आ गई 23, ओके। और dx की वैल्यू आई थी 7, तो dx = 7 और dy = 23, ओके। अभी हम लोग का काम आएगा इसकी वैल्यूज़ का। और सिमिलरली हम लोग dz निकाल लेते हैं। तो dz निकालने का तरीका क्या था, x और y को सेम रखना है, z के को किससे रिप्लेस कर देना है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है 2 -1 4, कांस्टेंट क्या है 2 -1 4, और x और y को सेम रखना है। x और y क्या है 1 2 3, ओके, 1 2 3 1 2 3 1 -1 1, यही आई थिंक। फिर से मैच कर लेते हैं 1 -1, ठीक है। अब हम लोग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो पहले रो के रिस्पेक्ट में। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया, ये -4 और माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 कितना हो गया -4 प्लस आपका -1 हो गया मल्टीप्लाई बाई 1, और -4 + 1 -3 आ जाएगा, ठीक है। और -1 मल्टीप्लाइड बाई पहला 4 दूनी 8, और माइनस प्लस हो जाएगा +3 11, +2 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया 2, और -+5 2, और प्लस आपका कितना हो गया 3 5, ओके। कितना हो गया -3 और -11 + 10, ये कितना हो गया -4। तो हमारे पास dz की वैल्यू आ गई -4, dy की वैल्यू क्या थी 23, ओके। और dx की वैल्यू क्या थी, आई थिंक -4 क्या थी 7 थी, 23 और 7, ओके। ये हमने निकाल लिया। और हमारे पास डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आई थी, हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी 13, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई थी 13। अब हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। तो x = dx अपॉन डिटर्मिनेंट। तो dx की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 7 डिवाइड बाई, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी 13 हो गया। y की वैल्यू क्या हो जाएगी dy अपॉन डिटर्मिनेंट। dy की वैल्यू क्या है 23, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 13, ओके। सिमिलरली z की वैल्यू क्या हो जाएगी dz अपॉन डिटर्मिनेंट। dz की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास -4, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 13। तो ये हमारा आंसर हो गया। x और y z की
वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल इन थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। आई होप आप लोगों को कोई सब कुछ क्लियर है यहाँ पे, किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन अपने कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। क्लास के बाद हम लोग जो है उस पर चर्चा करेंगे। ओके, आप लोग इस अब यहीं पे इसको जो हम लोग ख़त्म करते हैं। आगे के लेक्चर में हम लोग नई चीज़ें सीखेंगे। आप लोग जो है क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है कि किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो आप लोग जो है क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में दे देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, जो बच्चे यहाँ पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें और हम लोग नए नए वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।